तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ और उस पे हमने प्रॉब्लम किया था एम डीवी बाई डी टी पे प्रॉब्लम कर लिया था. नाउ टुडे we will do problem based on we will do problem based on आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे v dm by dt इक्वल टू फोर्स पे जहां मास वैरी कर रही हो एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मास इज वैरिंग बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इस टाइप के प्रॉब्लम प्रोफाइल होते हैं यहाँ, वो देखिए आप. A rocket moving with constant velocity 200 meter per second exhaust fuel at rate 4 kg per second. Find force on a rocket due to fuel exhaust. ठीक है, कोई रॉकेट है जो कॉन्स्टेंटली चल रही है 200 मीटर पर सेकंड से एंड वो फ्यूल जो बर्न कर रही है वो 4 kg पर सेकंड से, उसका जो धुआं है, स्मोक है, दैट इज एग्जॉस्टिंग. सो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द रॉकेट ड्यू टू द फ्यूल एग्जॉस्ट. तो हम लोग को यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी अवेलेबल है, दैट इज 200 मीटर पर सेकंड एंड rate of fuel exhaust dm by dt is given here and this is 4 kg per second. So force will be equal to v dm by dt और ये हो जाएगा आपको 200 इंटू 4 और ये हम कर सकते हैं 800 न्यूटन. वेरी सिंपल, सिंपल प्रॉब्लम हो गया सॉल्व आपका यहाँ पे, है ना. सभी को समझ में आया? यस सर. बेटर. अगला सवाल देखिए. इफ 50 बुलेट per second each of mass 50 gram is fired from a gun with constant velocity 50 meter per second. Find force on gun.
50 bullet per second, each of mass 50 gram is fired from a gun with constant velocity 50 meter per second. Find force on gun. देखिए यहाँ पे फोर्स कैसे निकालेंगे आप, हमें करना वही है, v dm by dt. Let's say n bullet per second. So dm by dt क्या हो जाएगी, n बुलेट का मास कितना होगा, n इंटू m, और ये पर सेकेंड ऑलरेडी है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं n m v, बिकॉज n बुलेट पर सेकेंड है, डिवाइड बाई टाइम इट्स ऑलरेडी, तो 50 इंटू 50 ग्राम है अपॉन 1000 kg, वेलोसिटी 50, so it will be 125 Newton. Is this clear now? If there is written n bullet per second, so dm by dt क्या हो जाएगी, n bullet into mass, because it is not n bullet, just n bullet per second, it's already divided with the time. Okay, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर, कॉपी कर लीजिए बेटा, कर लिए सर कॉपी। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, ये आप कर लेंगे होमवर्क, ठीक है। अब आते हैं, आप लोग समझ गए कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इम्पल्स, टॉपिक है, द नेम ऑफ टॉपिक इज इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स का मतलब है, इम्पल्स का मतलब क्या है ये समझिए। इम्पल्स को डिफाइन करते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, है कुछ नहीं, जस्ट मोमेंटम जैसा ही है कि अगर देखा जाए तो फोर्स इक्वल टू होता है डीपी बाई डी टी। सो अगर डीपी लिखोगे तो ये क्या होगा, एफ डी टी, और जब बोथ साइड इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसी को हम इम्पल्स बोल रहे हैं।
ठीक है। तो इम्पल्स का मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, फोर्स का इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम पीरियड। लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड होता है। बेसिकली इम्पल्स कुछ नहीं है, दैट इज गिविंग यू अ चेंज इन मोमेंटम। लेकिन इसका ऐसा यूनिट हम केजी मीटर पर सेकंड नहीं लिखते, इसका ऐसा यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन सेकंड। जबकि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या लिखते हैं हम? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम होता है केजी मीटर पर सेकंड, है दोनों एक ही चीज, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स हम न्यूटन पर सेकंड, क्योंकि इम्पल्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फोर्स। ठीक है, कोई किसी को धक्का मार देता है, कोई गाड़ी आई किसी को जर्क मारा, किसी को धक्का मार दिया, कॉलिजन हुआ, तो वहां पे इम्पल्स का ट्रांसफर हुआ, इम्पल्स आया। ठीक है ना, मोमेंटम की बात नहीं करते हैं, वहां इम्पल्स का ट्रांसफर की बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड। और इसको हम लोग, अगर हम यहाँ पे फोर्स और टाइम का कर्व बनाते, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है, तो फोर्स टाइम का कर्व अगर हम बनाएंगे तो जो इसका एरिया अंडर कर्व है दैट विल गिव यू इम्पल्स। एरिया विल गिव इम्पल्स। जैसे देखिए, फाइंड इम्पल्स 0 to 20 सेकंड। 0 से 20 सेकंड में क्या इम्पल्स रहा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसका सिंपली इसका एरिया निकाल देंगे, और इसका एरिया क्या होगा 20 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 20 इंटू 10। या आप लगा सकते हैं, या आप किसको लगा सकते हैं, ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या ये पोर्शन क्लियर है आप सभी को? क्या ये सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. व्हाट विल बी इम्पल्स हियर? यहाँ इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 20 into height 20 Newton, and this will be 300 Newton second, 300 Newton second, and this is impulse। इसका एरिया क्या आ जाएगा 300 न्यूटन सेकेंड। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, चंदा कॉपीड,
क्लियर सर। अब हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. Let's say a mass of 10 kg is kept on a surface. Mass of 10 kg is kept on a surface. Then what is the force applied by mass? This is equal to weight. Weight is mg and this is 10g. 10g force is applied by mass on the surface. So the force that surface will apply on the mass will be same and this is 10g. इसको आप क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल एक्शन है। नॉर्मल एक्शन है। नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ कि इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो इट इज नॉर्मल एक्शन and the normal reaction here. See one thing here, action and reaction both are not acting on a single body. Action is on the surface and reaction is on the block. So note, action and reaction both acts on different body. पहली बात है ना। दूसरी बात, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। सो एक्शन का जो फोर्स है, एक्शन फोर्स इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स। Action force is opposite of direction of reaction force. Any doubt here? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए कि कोई बॉडी इस सरफेस पर है, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। लेट्स से एक बॉडी ऐसी इस तरीके से, एंड इंक्लाइंड सरफेस जो है वो थीटा एंगल पर है। एम मास की बॉडी है। व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन? एक्शन क्या होगा? ये इंक्लाइंड सरफेस है, हियर इट विल बी एक्शन, और जो ये ब्लॉक है इसके ऊपर क्या होगा? रिएक्शन। ये रिएक्शन होगा, ये एक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन? तो देखिए, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पे। mg फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये थीटा है। सो हियर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। Here the force is mg cos theta. So हम कह सकते हैं एक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है? एक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? mg cos theta action is equal to mg cos and reaction
रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी माइनस mg cos थीटा, है ना। हाँ ठीक। So action will be mg cos theta and reaction will be, रिएक्शन क्या हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, और कह सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो माइनस mg cos थीटा हो जाएगा एंड दैट विल एक्ट, समझ रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक्शन mg cos थीटा डाउनवर्ड है, रिएक्शन माइनस mg cos थीटा है। एनी डाउट है, एनी डाउट है बच्चे? ओके पूजा। चंदा, एनी डाउट? अदर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, एनी डाउट इफ देयर? No, sir. निशा, रागिनी, एनी डाउट? ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्शन और रिएक्शन को समझ चुके हैं। दूसरी चीज है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पर नहीं लगती है, बोथ एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है, इक्वल है, अपोजिट है, बट बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। सर एक बार बैक कीजिए ना, थोड़ा बच गया था नहीं लिखा। क्या बोल रहे हो बच्चे? सर एक बार बैक कीजिएगा, थोड़ा सा नहीं लिखे थे लास्ट वाला। ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए सर। ओके, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, FBD। हम लोग सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। मैकेनिक्स का कोई भी सवाल करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी कि बॉडी का मोशन कैसा है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने की जरूरत हमेशा पड़ेगी कि बॉडी का मोशन कैसा है, किस टाइप से वो मोशन कर रहा है, उस पर किस टाइप से उस पर फोर्स लग रहा है। इन चीजों को आपको समझने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम,
देखिए फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके का होता है। मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम दो बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स से एक बॉडी है ये जिसका मास m है, और दूसरी बॉडी ये है जिसको हम यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका मास स्मॉल m है, और इस पे मैंने कैपिटल M फोर्स लगाया। अब नाउ हाउ विल फाइंड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमें दोनों बॉडी को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। दोनों बॉडी को हम सेपरेट करेंगे। एक ये m मास है और दूसरा जो है वो आपको क्या है, स्मॉल m मास है। एक दूसरा जो है वो स्मॉल m मास है, ठीक है। अब क्योंकि कोई ना कोई कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी चलेगी, क्योंकि दोनों साथ में जुड़ी हुई है। अब अगर इसको हम खींच रहे हैं, ये ए एक्सेलरेशन से चल रही है, तो आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स स्मॉल एफ लग रही है। तो जितना फोर्स इस पे ये लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पे ये लगा रहा है। कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर अगर एफ फोर्स लगाया तो स्मॉल एम ने भी कैपिटल एम पे एफ फोर्स लगाया, तो दोनों के बीच का फोर्स ये हो गया, जिसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, इसको हम कह सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। दोनों बॉडी को हमने सेपरेट किया। फिर देखिए दूसरा देखिए यहाँ पे, मान लीजिए m मास है, ये स्मॉल m मास है, दे आर केप्ट ऑन द सरफेस ओवर ईच अदर, ठीक है। अगर हम इसका एफवीडी बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो सरफेस है, दूसरा ये आपका कैपिटल M मास है, और तीसरा कौन है, ये स्मॉल m मास है। तीसरा क्या है, आपको स्मॉल m मास है, ठीक है। कैपिटल M सरफेस इज बियरिंग अ फोर्स ऑफ, सरफेस कितना फोर्स बियर कर रहा है, इसका फोर्स जो है वो दोनों के भार के बराबर है, तो m प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो सरफेस कैपिटल M पर भी वही फोर्स लगाएगा, m प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब देखा जाए कैपिटल M जो है वो स्मॉल m का कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये mg फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कैपिटल M स्मॉल m पर कितना फोर्स लगाएगा, इस पर mg फोर्स लगा देगा। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हुआ? सरफेस पे टोटल मास रखा हुआ है, so it is experiencing a force of capital M plus a small m into g. Now capital M is experiencing a force of capital M plus a small m into g because of the earth surface, because earth surface is experiencing that force, so earth surface will allow also apply that force. अब रही बात स्मॉल m की, स्मॉल m is applying force small mg over capital M, because a small m is not in direct contact with the surface. A small m is in the contact with capital M, so a small m is applying force on capital M, that is a small mg. So capital M will also apply a force of mg on a small m. So we can say here if a body is like this is a small m, this is capital M, and this is surface. So surface is experiencing a force of m plus a small m into g, so this will also experience same force, m plus a small m into g. Small m is applying a force mg, so capital M will also apply force mg. And this is called free body diagram. Any doubt here? Any doubt here, बच्चे? No sir.
नो सर। ओके, बेटर। लिख लीजिए इसको, इसको लिख लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम को सीखना जरूरी है आपके लिए। Everyone copied here? यस सर। यस सर। Okay. यहां पर देखो, एक रस्सी से अगर एक कैपिटल एम मास जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक रस्सी से अगर कैपिटल एम मास जुड़ा हुआ है, अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो किस तरीके से बना सकते हैं, समझिएगा इस चीज को। एक तो सीलिंग है, दूसरा रस्सी है, और तीसरा कौन है, एम मास है। ठीक है, एम मास पे किधर फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। क्योंकि ये mg फोर्स किसको मिलेगा, ये mg फोर्स किसको मिलेगा बच्चे, रस्सी को ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये रस्सी को ट्रांसफर होगा जब mg फोर्स, तो रस्सी क्या करेगी, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएगी mg फोर्स। रस्सी पे नीचे mg लगा है तो रस्सी क्या करेगी, ऊपर भी इस पे mg लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स रस्सी पर क्या होना चाहिए, 0। फ्री बॉडी डायग्राम से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स बेसिकली ट्रांसमिट होता है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करूं कि कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द सीलिंग, इट इज mg। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, इट इज mg। एनी डाउट हियर? नो सर। अगर मैं अब इसका एफबीडी बनाऊं, ये सरफेस कुछ इस तरीके का है, इसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगा बताइए। पहले इसको सेपरेट करते हैं। इसको सेपरेट कर दिया है ना, और ये मास को यहां रखा हमने। थोड़ा सेपरेट करने से क्या हुआ, अब बताइए, अगर इस मास पे हम इधर F1 लगाएंगे तो ये भी तो इधर से हमको F1 देगा रिटर्न में, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इस मास पे इधर हम F2 लगाएंगे तो ये F2 इसको ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ये F1 किसको ट्रांसफर हुआ, इसी को ट्रांसफर हुआ था ना। तो ये F1 जब इसको ट्रांसफर हुआ तो इसने क्या किया, आप ऐसे समझिए इसको, ये F1 जब इसको ट्रांसफर हुआ तो इसने क्या किया, ये F1 जब इसको ट्रांसफर हुआ तो इसने क्या किया, आपको इधर की ओर F1 दे दिया। ये F2 जब इसको ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेगा, आपको इधर की ओर F2 दे देगा। यहां पर m मास है, इस पे mg भी इधर ट्रांसफर होगा, इस पे क्या कर देगा, ये
इधर की ओर mg भी दे देगा। क्या ये समझ में आया? जो फोर्स आप लगाओगे वो फोर्स कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होगा, तो जहां ये ट्रांसफर होगा वहां से आपको प्रतिक्रिया मिल जाएगी, रिएक्शन मिल जाएगा, वहां से आपको रिएक्शन मिल जाएगा। एनी डाउट? F1 फोर्स बॉडी पे लगा, वो फोर्स दीवार के ऊपर ट्रांसफर हुई, तो दीवार ने F1 फोर्स और लगा दिया m पे। F2 फोर्स m पे लगा तो उसको नीचे वाली सतह पे, सरफेस पे ट्रांसफर हुई, तो वो सरफेस ने भी F2 लगा दिया। m इसका मास है, तो mg वेट जो है वो सरफेस को ट्रांसफर हुई, सो mg वेट जो है उसका रिएक्शन दे दिया सरफेस ने अगेन उस मास m पर। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। एनी डाउट? कॉपीड सर। कॉपीड बच्चे? यस सर। अब देखिए यहां पर अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को समझ गए, तो अब कनेक्टेड मोशन को समझिए। कनेक्टेड मोशन को समझिए। Two masses m and small m are connected through a massless string, and small m is pulled by force capital F. Find acceleration of system and tension in string. Find acceleration of system and tension in a string. अब इस चीज को समझते हैं कि what will be the acceleration of system and what will be the tension in a string. देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर आप इस पे फोर्स F लगा रहे हो, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है तो दोनों को तो सेम ही एक्सेलरेशन से खींचा जाएगा। अगर ये एक्सेलरेशन A है तो ये भी एक्सेलरेशन A है। अब मान लीजिए कि स्मॉल m ने जो फोर्स इस पे लगाया वो T लगाया। T इस पे क्यों फोर्स इधर लगा? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सो फोर्स इस पे इधर लगा। तो कैपिटल M ने स्मॉल m पर जो टेंशन लगा दिया वो ये है फोर्स। सो नाउ वी हैव FBD is clear. Now applying Newton second law. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो दिस इज डायग्राम 1 and this is diagram 2. From
फ्रॉम 1 t इक्वल टू कितना होना चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फ्रॉम 2 f minus t is the net force. t minus f इसलिए नहीं कर रहे हैं कि because acceleration right direction में है, so f must be greater than capital T. f minus t equal to a small m into a. Now adding both of them, मिल गया आपको f equal to m plus a small m into a. So a equal to f बटा, आगे से हम लोग इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं करेंगे, acceleration equal to force upon total mass कर लेंगे, है ना. So we have acceleration right now here. Putting value of a in equation 1. So we have t equal to mass into acceleration, mass into f upon m plus small m. So t equal to mf upon m plus small m. Is this clear to you? क्या ये समझ में आ गया बच्चे? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है. क्या ये Copied, समझ sir. में आ गया सभी को? Copied? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Find acceleration and tension in a string. क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास. ठीक है, इट इज 90 अपॉन 30 and this will be 3 meter per second square. Now for the tension we will make a FPD. हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने फॉर्मूला याद करेंगे? 10 kg. So it is 90 Newton here. Acceleration is 3 meter per second square. Acceleration is 3 meter per second square. If this 10 kg applies T force on 20 kg, then 20 kg will also apply a T force. So we can write from 1 and from 2. From 1 we can write net force is T equal to 20 into A, and T equal to
20 into 3 and this is 60 Newton. ये टेंशन हो गया and acceleration is 3 meter per second. This is solution. Any doubt? Any doubt? No, बच्चे? sir. Okay, then you may leave. From the next class, we will continue.